हेलो गाइस, मैं मयंक दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस बार मैं आपके लिए टेंथ क्लास सीरीज़ का लाइट चैप्टर फिर जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसको लेकर आया हूं। तो चलते हैं सीधे अपने चैप्टर की तरफ। तो जानते हैं समझते हैं कि लाइट क्या है। मैं पहले से भी बोलता आया हूँ कि सबसे पहले हमें चैप्टर के टाइटल को समझना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या है। तो व्हाट इज़ लाइट? एक्चुअली लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच सेंसेट अवर आइज। मीन्स ऐसा रेडिएशन, ऐसी एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड आप इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में समझेंगे। यहाँ पे मैं बस इतना स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि लाइट में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक दोनों इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो हमारे आँखों को देखने के काबिल बनाते हैं। हम उसको लाइट कहते हैं। लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी और लाइट की पहचान यही है। लाइट क्या है बच्चों? लाइट क्या है? वेरी गुड। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमारी आंखों को देखने के काबिल बनाता है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट पर। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन मीन्स लाइट जो है वो केवल और स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक प्रैक्टिकल देता हूँ। आप एक हॉलो पाइप लीजिए और उस हॉलो पाइप से एक कैंडल फ्लेम को देखने की कोशिश करिए। तो क्या होगा? अगर वो पाइप स्ट्रेट होगा तो आपको कैंडल की फ्लेम सीधे सीधे दिख जाएगी। द रीज़न बीइंग कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, वो मुड़ती नहीं है। तो इसलिए अगर आप एक हॉलो स्ट्रेट पाइप से एक कैंडल फ्लेम को देखने की कोशिश करोगे तो आपको लाइट दिख जाएगी, कैंडल फ्लेम दिख जाएगी। क्या हो जाएगा? दिख जाएगी। गुड। अब अगर वही हम एक हॉलो पाइप तो हो लेकिन वो बेंट हो, वो स्ट्रेट ना हो, तो क्या लाइट हमें दिखेगी? बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती है। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा भी इसेंशियल नहीं है, ये बड़ी क्लासेस में यूज़ होता है, 11th क्लास में टर्म टर्म सुनने को मिलेगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइट क्या है। लाइट एक स्मॉल पैकेट्स से बनी होती है। लाइट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स विच इज़ नोन एज फोटॉन। लाइट किससे बनी होती है? एनर्जी पैकेट्स से बनी होती है जिसको कि हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन के बारे में हम 11th क्लास में एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, तो हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें दो ही प्रॉपर्टी याद रखनी है कि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ एनर्जी है या रेडिएशन है जो हमारी आंखों को देखने के काबिल बनाता है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। वेरी गुड। चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं इस रिफ्लेक्शन पार्ट को, इस रिफ्लेक्शन वर्ड को मैं दो पार्ट में री प्लस फ्लैक्शन में तोड़ देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। री प्लस फ्लैक्शन में तोड़ देता हूँ तो री मतलब होता है अगेन, मतलब दोबारा। फ्लैक्शन वर्ड का वैसे लिटरल मीन नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसको बनाया है। फ्लैक्ट मतलब अगर मैं बोलूँ, फ्लैक्ट मतलब बोलूँ बाउंस बैक, फ्लैक्ट मतलब बोलूँ बाउंस बैक, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन का मतलब हो जाएगा द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट का बाउंस होके वापस आ जाना। बाउंस का मतलब क्या होता है? आप अगर क्रिकेट खेलते हैं या गेम का शौक रखते हैं तो अगर आप एक दीवार पे बॉल को मारेंगे तो वो बाउंस होके लग के वो वापस आ जाएगा, दीवार को पार नहीं करेगा। बाउंस का मतलब होता है कि एक सरफेस से जाना, दूसरे सरफेस से टकराना और फिर वापस आ जाना। ठीक है ना? इसको बाउंस कहते हैं। तो लाइट का एक मीडियम से आना, दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करना और फिर से अपने उसी मीडियम में वापस आ जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये कब पॉसिबल है? जब हमारा सरफेस ओपेक होगा। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, हम उसके आर पार नहीं देख सकते, तो हम केवल उसी सरफेस से लाइट को बाउंस बैक करा सकते हैं जो कि ओपेक होगा। इस चीज़ को हम अभी आगे समझेंगे। फिलहाल रिफ्लेक्शन क्या है? The light when comes from one medium strikes on the second medium and bounce back in its first medium is called reflection of light, or in simple the bouncing back of light is called reflection। चलो इसको एक फिगर से समझते हैं। आपको अपने स्क्रीन पे एक फिगर दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि आपको एक इंसिडेंट रे दिख रही होगी।
और एक रिफ्लेक्टेड रे रे दिख रही होगी, नॉर्मल दिख रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिख रहा होगा, और नीचे साइड में एक मिरर दिख रहा होगा। तो इंसिडेंट रे को समझते हैं। इंसिडेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ का गिरना। मीन्स अब यहाँ पे इंसिडेंट रे है तो लाइट सोर्स से ओरिजिनली जो रेज किसी सरफेस पर गिरती हैं, लाइक अगर मैं सन की बात करूं तो सन से जो रेज आती हैं ओरिजिनली, वो हमारी इंसिडेंट रेज होती हैं। ओरिजिनली जो लाइट सोर्स से रेज मिलती हैं उनको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, किसी सरफेस से टकराने के बाद जब वो मुड़ जाती हैं, बाउंस बैक कर जाती हैं, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा, इजीली दिख रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं बीच में जो नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, नॉर्मल को हिंदी में अभिलंब कहते हैं, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सकते हैं। नॉर्मल को हम हिंदी में अभिलंब कहते हैं, इंसिडेंट रे को आपतित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना। चलो अब समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है या नॉर्मल क्या होता है। तो देखो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज द imaginary line which is perpendicular to the reflecting surface. Normal is the, what is normal? Normal is the perpendicular line which is perpendicular to the reflecting surface. Reflecting surface के perpendicular जो line होती है। अब perpendicular का मतलब क्या होता है सर जी perpendicular का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि सरफेस से 90 डिग्री पे जो लाइन होगी, क्या होगी? सरफेस से 90 डिग्री पे जो लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे बोलो, जल्दी से बोलो। उसको कहेंगे नॉर्मल। वेरी गुड। ठीक है, अब समझते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बहुत सिंपल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंसिडेंट रे ओरिजिनली सोर्स से जो रेज आती हैं उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, बाउंस बैक जो हो जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आशा करता हूँ ये फिगर समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपको फिर से दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। तो आपको दिख रहा होगा अगला टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, चलो बात करते हैं रिफ्लेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, वाई वी नीडेड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की क्यों जरूरत पड़ी, मैं आपको एक बारी फिर से जो इमेज था पहले उसी पे लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि रेज जो आ रही हैं वो एक प्रॉपर वी शेप बना रही हैं। अगर आप वी समझते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो एंगल आ रहा है, जो आपकी रे आ रही है वो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस जा रही है। क्या ये ज़रूरी है? कैसे आएगी, कैसे नहीं जाएगी, ठीक है ना, किधर से रेज आएगी और किधर जाएगी, ठीक है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ही हमें ज़रूरत पड़ी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, बाय द वे मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेसेस से होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेसेस से होता है। यहाँ पे हमें आपको 10th क्लास में आपको केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन ही बताया जाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। पहला पॉइंट क्या है, देखो फिर से मैं फिगर की तरफ लेके चलता हूं आपको। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ध्यान से देखना फिगर में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो एक ही पॉइंट पे है और एक ही मिरर के एक ही सरफेस में है या नहीं है, एक ही प्लेन में है। फिर से आप देख लो, ध्यान से देख लो, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नहीं समझ में आया हो तो बताना मुझे ज़रूर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो एक ही पॉइंट पे है, सेम पॉइंट पे है, आप ध्यान से देख सकते हैं सेम पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये हमारा पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है जहां पे इंसिडेंट रे गिरती है, जिस पॉइंट पे गिरती है। ठीक है, सेकंड लॉ कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, I इज इक्वल्स टू आर, मीन्स
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितनी बार जितने एंगल से आपकी इंसिडेंट रे आएगी उतने ही एंगल से आपकी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। देख लीजिए यहाँ भी लिखा है मैंने, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दो सिंपल से लॉ हैं। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर्स। तो देखते हैं मिरर्स क्या होते हैं। मिरर्स का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में क्या आया? हाँ हाँ, समझ गया मैं, क्या आया? क्या आया? स्कूल के लिए तैयारी? बिल्कुल नहीं। बाल काटना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधे टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। मिरर्स क्या होते हैं देखते हैं। देखो, मिरर्स क्या है। मिरर्स, देखो आपने घर में देखा होगा, जब भी आप अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने या भी अपने मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप देखते होगे कि वो मिरर आपका ग्लास का बना हुआ है, राइट? एग्जैक्टली राइट। तो मिरर्स जो है वो कांच के ही टुकड़े होते हैं, मीन्स दीज आर द पीसेस ऑफ ग्लास। और कभी आप देखना कि मिरर को अगर आप खोल पाओ, जो प्लास्टिक वाले छोटे मिरर आते हैं उनको आप खोल पाओगे, सॉरी, अगर आप उनको खोल पाओगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना कि वो एक तरफ से पेंटेड होंगे रेड सिल्वर ऑक्साइड से। तो मिरर्स जो हैं वो पीसेस ऑफ ग्लास है जो कि एक साइड से रेड सिल्वर ऑक्साइड से पेंट किए जाते हैं। मिरर्स क्या हैं? वो पीस ऑफ ग्लास है जो कि एक साइड से रेड सिल्वर ऑक्साइड से पेंट किए जाते हैं। अब आप कहोगे सर रेड सिल्वर ऑक्साइड का काम क्या है? तो देखो, रेड सिल्वर ऑक्साइड का काम होता है मिरर्स को क्या करना, मिरर्स को ओपेक बनाना। मैंने क्या कहा था पीछे, रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? ओपेक सरफेसेस से होता है। तो रेड सिल्वर ऑक्साइड से हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को ओपेक बना सकते हैं एंड दैट विल बी वर्क एज मिरर्स। ठीक है, मिरर्स के दो टाइप होते हैं, प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर क्या है? तो सिंपल सा है। प्लेन मिरर क्या है? देखो, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, वो क्या होगा? वो आपका एक ग्लास का पीस ही होगा या नहीं होगा? यस। तो देखो, इसके बाद क्या होगा कि प्लेन मिरर जो है वो एक प्लेन पीस ऑफ ग्लास होगा और स्फेरिकल मिरर जो है वो एक स्फेयर से बना होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों मिरर हैं और मिरर बने ही होते हैं पीस ऑफ ग्लास से। ठीक है, ऊपर ही बता चुका हूँ ये चीज़। तो प्लेन मिरर क्या है? वो एक प्लेन पीस ऑफ ग्लास है जिसको रेड सिल्वर ऑक्साइड से हम एक साइड से पेंट कर देते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या है? ये एक स्फेयर से बना है, ये स्फेयर का पार्ट है जिसको एक साइड से हमने रेड सिल्वर ऑक्साइड से पेंट कर दिया है। चलिए, आप समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर्स। अभी मैं स्फेरिकल मिरर के टाइप्स भी बताऊंगा आगे, इसी का अगला टॉपिक है वो, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर समझ लेते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर्स क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाई इट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। देखो, जो जब आप अपने प्लेन मिरर के सामने खड़े होते होंगे, जब आप शीशे में देखते हैं तो क्या ऐसा होता है कि आप तो बड़े हैं लेकिन उसमें बच्चा दिखाई दे रहा है या साइज छोटा दिखाई दे रहा है मिरर में? नहीं ना। जितने बड़े आप होते हैं आपको अपनी इमेज भी उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। ये आपके प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? तो समझिए, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना। मतलब आप जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपका राइट हैंड शीशे के अंदर लेफ्ट हैंड होगा और आपका लेफ्ट हैंड शीशे के अंदर राइट हैंड होगा। इसी को लिटरली इन्वर्जन कहते हैं। देखो, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ जो पूछा भी जाता है कई बार। क्या होता है कि एम्बुलेंस पे जब भी आप देखोगे बाहर से एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, इसका रीज़न क्या है? या फायर एक्सटिंग्विशर पे उल्टा लिखा होता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी व्हीकल है उसमें एम्बुलेंस फंसी हुई है और तो अगर कोई भी आपका और कोई जो व्हीकल है अगर वो देखेगा तो वो उसको अपने शीशे में वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो मिरर जो है वो उसको लिटरली इन्वर्टेड करके उसको सीधा कर देगा, तो शीशे के अंदर एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। तो ये लेटरली इन्वर्टेड का एग्जांपल है। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड मतलब फिर से समझ लो, लेफ्ट साइड का राइट हो जाना, राइट साइड का लेफ्ट हो जाना। ठीक है, अगला क्या है कि डिस्टेंस जो है वो इमेज की डिस्टेंस मिरर के पीछे उतनी ही दूर बनेगी, मिरर के अंदर एक्चुअली। ठीक है ना, एक्चुअली मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनेगी जितना
आपका ऑब्जेक्ट होगा, मतलब आपके सेम डिस्टेंस पे बनेगी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मतलब इस बिहाइंड मतलब है मिरर के अंदर, ठीक है। इमेज इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब होता है सीधा होना, सीधा ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे खड़े हो मिरर में आपकी इमेज उल्टी बन रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और इमेज वर्चुअल होगी। ये वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये आपको आगे मैं इमेजेस में समझाऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ इमेजेस समझाऊंगा। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर ऑफ प्लेन मिरर्स का दिखाया गया है। देखो आपका यहाँ पे जो राइट हैंड है इस लड़के का, एक बार मैं साइड जूम करके दिखाता हूँ आपको, अगर दिख जाए तो, ठीक है। ये आपका राइट हैंड है और फिगर के अंदर जो है आपको वो लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, और इसका जो इधर साइड लेफ्ट हैंड होगा वो फिगर के अंदर राइट हैंड होगा, ठीक है ना, इमेज के अंदर। तो ये प्लेन मिरर की आपकी प्रॉपर्टी है, पीछे ही बता चुका हूँ, ये लेटरली इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा आ गया यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ, आपके यहाँ पे लिखा हुआ भी है। स्फेरिकल मिरर्स जो है कर्व्ड मिरर हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, ये भी मैंने बताया। हॉलो स्फेयर मतलब होता है खोखला, खोखला कांच, ठीक है ना, हॉलो स्फेयर, खोखला स्फेयर, ठीक है। तो ये दो टाइप के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिगर भी आपको दे रखा है। कॉनकेव मिरर हम किसको कहते हैं, ये एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड्स होता है। इनवर्ड्स मतलब क्या है, अंदर की तरफ, याद रखना। देखो कर्व है तो कर्व में क्या है, हम दो साइड पेंट कर सकते हैं। प्लेन में क्या है, प्लेन में आप किधर भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्लेन ही है, एक ही जैसा लगेगा। लेकिन आपको अगर आपके पास एक कर्व है, कर्व में आप क्या करोगे, कर्व में आप पेंट जैसे ही करोगे, जिस जिस साइड पेंट करोगे उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अगर आप इनवर्ड्स करोगे, इनवर्ड्स करोगे, अगर आप इनवर्ड्स पेंट करोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो जाएगा। अगर आप आउटवर्ड पेंट करोगे, अगर आप आउटवर्ड पेंट करोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इनवर्ड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इनवर्ड होता है, लेकिन पेंट आउटवर्ड होता है। ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इनवर्ड होगा लेकिन पेंट कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। आपको फिगर में दिख रहा होगा, बाहर की तरफ हार्ड सरफेस है, ठीक है ना। लाइट जो है वो अंदर की तरफ से आ रही है, लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड, आपको दिख रहा होगा। और बाकी आपको मैं अभी बताता हूँ फोकल लेंथ वगैरह, ये आगे डिस्कस करना है अभी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इसी का उल्टा है। इसमें क्या होगा, इसमें पेंट जो है वो इनवर्ड्स होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होगा। पेंट इनवर्ड्स होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होगा। तो वो मिरर जिसमें कि पेंट आउटवर्ड्स होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स होता है, वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। और वो मिरर जो जिसमें कि पेंट इनवर्ड्स होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होता है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम इमेज की तरफ। तो देखिए इमेज क्या होता है, इमेज क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन इन एनी मिरर इज कॉल्ड एन इमेज। मतलब कि हमें जो भी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, किसी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है मिरर में, हम उसी को इमेज कह देते हैं, ठीक है। लाइक जैसे आप सामने खड़े हो, आप ऑब्जेक्ट हो गए, और आपका जो इमेज दिखाई दे रहा है अंदर शीशे में, वो आपके रिफ्लेक्शन से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन जो है वो इमेज कहलाता है। दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। तो रियल इमेज ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है आपको बहुत बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो देखते हैं रियल इमेज क्या है। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वो इमेज जो कि एक स्क्रीन पे बनाई जा सकती है, ठीक है ना। स्क्रीन का मतलब क्या है, आप अगर थिएटर में जाते होगे तो आप देखते होगे कि कुछ रेज निकल रही हैं, वो एक पर्दे पे गिर रही हैं, ठीक है। वो पर्दे पे गिरने के बाद जो है आपको मूवी दिखाई देने लग जाती है। तो वो क्या हुआ, वो इमेज जो है वो एक स्क्रीन पे बन रहा है। वो इमेज किस पे बन रहा है, वो इमेज एक स्क्रीन पे बन रहा है, तो इसका मतलब वो रियल इमेज हुआ, ठीक है। और वो इमेज जो कि स्क्रीन पे नहीं बनता उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। जो आप शीशे के सामने खड़े होते हो जब, तो आपको लगता होगा कि आप ही के जैसा लड़का पीछे भी खड़ा होगा, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। वो क्या है, वो एक वर्चुअल इमेज है। जैसे ही आप शीशे के सामने से हटोगे वो इमेज भी गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रियल इमेज कब बनता है, जब लाइट की रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन जब लाइट की रेज रियली मीट करती हैं, ये आगे मैं समझाऊंगा आपको पार्ट 2 में इस पॉइंट को, ठीक है। इसको अभी
इतना समझ लो कि जब रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में क्या करेंगी, रियली मीट करेंगी, एक्चुअली मीट करेंगी। मीट मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, काटना, ठीक है ना। तो वो रियल इमेज बनाएंगी। और अगर वो सीम्स टू भी होंगी, अपीयर टू भी होंगी, तो क्या होगा, वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। अगर वो रियली नहीं काट रही हैं, बस वो लग रहा है ऐसा कि आपस में कट रही है, काट रही हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो, ठीक है ना, तो वो एक वर्चुअल इमेज कहलाएगी। इसको मैं आगे विद फिगर भी समझाऊंगा पार्ट 2 में। यह भी पार्ट 1 चल रहा है हमारा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। उल्टी अगर आप सीधे खड़े हो और अगर आपका उल्टा इमेज बन रहा है तो वो रियल होगा, और आप अगर सीधे खड़े हो और सीधा ही आपका इमेज बन रहा है तो वो वर्चुअल इमेज कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सिनेमा स्क्रीन देखो आ भी गया, मैंने बताया। या फिर रेटिना, जो हमारे आंखों में एक रेटिना पार्ट होता है, आगे मैं ह्यूमन आई चैप्टर में बताऊंगा इसको, ठीक है। तो उस पर जो इमेज बनती है वो हमारी रियल इमेज होती है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, ये वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे मिरर से रिलेटेड, तो इसको ध्यान से समझना, ये हमारे इमेज बनाने में यूज़ होंगे। तो पहला है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ध्यान से समझो। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस कर्व का सेंटर, उस कर्व का सेंटर जिससे कि आपका मिरर बना हुआ है, ठीक है ना। उस सेंटर का, उस कर्व का सेंटर जिससे कि आपका मिरर बना हुआ है। तो देखो ये आपका एक स्फेयर है, ठीक है, ये आपका मिरर है, ये किसी न किसी स्फेयर से बना होगा। उस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। स्फेयर मतलब बॉल समझ लो, बॉल का कुछ ना कुछ सेंटर है। हमने क्या किया, बॉल का एक पार्ट काट लिया, सेंटर तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना, क्योंकि कोई भी गोल चीज़ उसका सेंटर हटेगा थोड़ी, ठीक है। तो वही सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सी से डिनोटेड करते हैं, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। देखो अगर इस सर्किल को पूरा कर दूं, अगर मैं पूरा सर्कल बना दूं, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, होगा ही नहीं। तो अगर इस सर्कल को पूरा कर दूंगा तो इसका जो जो भी सेंटर होगा, वो जो सी से डिनोटेड किया गया है वो यही आएगा। तो मतलब स्फेयर का वो सेंटर जिससे कि मिरर बनाया गया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अगला आता है हमारा पोल। तो देखो पोल क्या है, पोल एक्चुअली हमारा मिडिल पार्ट ऑफ, हमारा पोल क्या कहलाता है, मिडिल पार्ट ऑफ मिरर। मिरर का मिडिल पार्ट पोल कहलाता है, ठीक है ना। मिरर का एग्जैक्टली मिडिल पार्ट, मिरर का, मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, देखो ये पी से डिनोटेड देखो किया गया है। मिरर का जो एग्जैक्टली मिडिल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। देखो इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ये एक पूरा गोला था, मतलब पूरा एक स्फेयर था, इससे हमने एक छोटा सा पार्ट मिरर काट लिया, ठीक है। ये बीच में सेंटर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। पोल मतलब मिडिल पार्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ मिरर, मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, न कि पूरे स्फेयर की। तो देखो जो पी है, पी इस पूरे मिरर का मिडिल पार्ट होगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले पार्ट की तरफ। तो देखो अगला पार्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सी से पास होगी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मिलेगी। इमेजिनरी लाइन है जो कि सी से पास होगी और पी पे जाके मिलेगी, मतलब सी से पी कनेक्ट करेगी ये, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इन्फिनिटी से चलती है और सी से गुजरेगी, पास थ्रू सी एंड मीट्स टू द पी, ठीक है ना। आपको फिगर में दिख रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, बीच वाली लाइन जो है वो एक प्रिंसिपल एक्सिस है, वो पी से निकल के जा रही है। ये जो आपको एफ दिख रहा है ये फोकल पॉइंट है, ये आगे बताऊंगा फोकस पॉइंट, और इससे आगे की तरफ सी रहा होगा, ठीक है। तो देखो आगे अगला पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ द मिरर इज मेड फ्रॉम, मतलब जैसे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मतलब उस स्फेयर का सेंटर जिससे कि मिरर को बनाया गया है, उस स्फेयर का सेंटर जिससे कि मिरर को बनाया गया है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। तो हर गोल चीज़ का या हर स्फेयर का रेडियस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही उस स्फेयर का रेडियस, फिर से सुन लो, उस स्फेयर का रेडियस जो कि जिससे कि मिरर बना है, जिससे कि मिरर को बनाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और इन सिंपल लैंग्वेज में समझने वाली बात क्या है, सी और पी को जोड़ने वाली लाइन, सी और पी को ध्यान से समझना। प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होते। प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिटी से चलता है, फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको, प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिटी से चलता है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इन्फिनिटी से नहीं चलता। रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से होता है, सी से स्टार्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और पी पे जाके मिलता है, ठीक है। मतलब रेडियस है ये उस स्फेयर की जो जिससे कि आपको मिरर को बनाया गया है, ठीक है ना।
ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, इजीली दिख रहा होगा, ठीक है ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमको बताइएगा, ठीक है। आगे है हमारा प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। तो देखो क्या होता है, व्हेन इंसिडेंट रेज टू द स्फेरिकल मिरर और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये एक लॉ है आपका, ये अभी आगे आपको डिस्कस करूंगा, 4 लॉज बताऊंगा जिससे कि आप इमेज को बनाओगे, ठीक है, उसके 4 लॉज बताऊंगा। यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि देखो पैरेलल लाइंस आप जानते हो, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, फिर से समझ लो, ठीक है। और अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, वेरी गुड, क्या है, पैरेलल, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाएगी उसी पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहेंगे। फिर से समझ लो कि अगर कोई भी पैरेलल लाइट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है, जब वो रिफ्लेक्ट होगी टकराने के बाद किसी न किसी पॉइंट से तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जिस पॉइंट से भी जाएगी उसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फोकस पॉइंट मतलब कि अगर लाइट रे पैरेलल है और पैरेलल लाइट रे जब रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना कि जो फोकस पॉइंट होता है वो आपके रेडियस का हाफ होता है। इसका एक फॉर्मूला आगे पार्ट 2 में बताऊंगा मैं, यहाँ पे बस इतना बता देता हूँ। जितनी आपकी दूरी होगी सी और पी की, मतलब जितना रेडियस होगा, मान लो 10 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आपका फोकस पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे होगा, मतलब एग्जैक्टली हाफ, ठीक है। मतलब रेडियस का एग्जैक्टली हाफ जो होता है वो आपका फोकस पॉइंट होता है, याद रखना, ठीक है ना। फोकस पॉइंट जो है रेडियस की वैल्यू का एग्जैक्टली हाफ होता है, ठीक है। इसको आगे मैं फॉर्मूले से भी समझाऊंगा पार्ट 2 में, अभी इस पार्ट में नहीं, अगले पार्ट में, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारा है फोकल लेंथ। तो देखो फोकल लेंथ सिंपल सी बात है, यहीं से समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी। देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, पोल कहाँ पे है, देखो देखो मिरर के बीच वाला पार्ट, पी दिख गया सर जी, दिख गया, ठीक है। एफ कहाँ है, ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो, फोकस पॉइंट मिल गया, गुड। तो देखो पी और एफ के बीच की दूरी दिखी आपको, नहीं दिखी क्या, हाँ। अरे ये जो काठ का चश्मा पहना है इसको उतारो पहले, तब दिखेगा, नहीं दिख रहा है, अरे लगाया ही नहीं था, चलो कोई नहीं, देखो अब दिख जाएगा। देखो पी और एफ के बीच की दूरी, पी और एफ के बीच की दूरी, पी मिला क्या, पी 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 पी, हाँ मिल गया, ठीक है। तो देखो पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी सर जी, क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ, मतलब पोल और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी। देख रहा होगा आपका, पोल और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ जो कि है हमारा अपेरेचर ऑफ मिरर। अपेरेचर का मतलब होता है एरिया, मतलब आपका मिरर कितना बड़ा है, मतलब वो एरिया मिरर का जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ध्यान से सुनना, वो एरिया मिरर का वो एरिया जितने एरिया से रिफ्लेक्शन हो सकता है, मतलब कि मिरर का वो एरिया जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्सपोज होता है, मतलब उस पर लाइट पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उस पर अगर लाइट पड़ी तो क्या हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो वो क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या कहलाता है, अपेरेचर ऑफ मिरर, वेरी गुड, क्या कहलाता है, अपेरेचर ऑफ मिरर, मतलब द एरिया ऑफ मिरर एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड अपेरेचर ऑफ मिरर। अगर मिरर छोटा होगा तो उसमें कम लाइट रिफ्लेक्ट हो पाएगी, मिरर बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे 4 लॉज, उसके बाद आपको इमेजेस बताएंगे, आपका अभी बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, हम वो पार्ट 2 में समझेंगे। बहुत जल्दी आपको पार्ट 2 मिलने वाला है, तो प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में जो कि आपका लाइट चैप्टर का पार्ट 2 होगा। थैंक यू वेरी मच।